दिस विल हेल्प। आज खेलेगा तो कल पढ़ेगा भी इंशाल्लाह। प्लीज सर ये टॉपिक आप खेलने से तो सर मेरा जो बच्चा है यार उसका आपको पता है कि वो नॉन वर्बल है और अटेंशन भी नहीं देता था सितंबर से हम आए, लेकिन सर ये खेलने की एक्टिविटी से मैंने उसकी अटेंशन इस तरह से डेवलप की कि जब से हम उसको बाहर लेके जाते थे तो स्लाइड में अपोजिट डायरेक्शन में देखता था कि बच्चे चढ़ रहे हैं सीढ़ियों से ही दूसरी साइड से, तो सर वो मैंने उसको एक दफा किया कि चलो चढ़ जाओ तुम ना, और मैं खुद जाके स्लाइड के ऊपर बैठ गई। तो सर जब वो देखता तो नहीं था ऊपर से बच्चे आ रहे हैं कुछ, सर उसको एक दफा लगी और ठीक ठाक लगी मुंह पे लगी, मैंने बिल्कुल नहीं बॉदर किया कि बस चलो ऊपर आओ ठीक है। तो सर उसने सेकंड टाइम जब देखा कि अब मुझे देख के जाना है, वो बच्चे आएंगे मुझे मारेंगे तो मुझे बच्चों को देखना है, तो सर उससे वो मैदान की ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा बढ़ी, उसका जो आई कांटेक्ट था वो बढ़ गया, और सर मेरे दूसरे बच्चे से वो बहुत ज्यादा अच्छा करता है, और सर सब नॉर्मल बच्चों की तरह जा रहा था ऊपर से देखता है कि बच्चे आ रहे हैं ऊपर इस तरह मतलब या साइड पे हो रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल साइड पे थोड़ा सा करता है अपने आप को, थोड़ा सा वो बचा लेता है अपने आप को इससे। तो सर उसके खेलने से मैं इसलिए बता रही हूँ कि पेरेंट्स हैं सबको मतलब खेलने से भी उन पे फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, और सर वो मैंने हर तरह कोशिश की कि वो मुझे अटेंशन दे, वो नहीं देता था, लेकिन सर ये स्लाइड वाला जो मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ और उसको मैं रेगुलर हम लोग लेके जाते थे, तो सर उससे उसने ये देखना शुरू किया कि ये मुझे लगे ये चीज़ अगर है तो मैंने इससे अपने आप को बचाना कैसे। सर पहले वो सड़क पे चल ही पड़ता था, गाड़ी आ रही है तो आ रही, अब सर उससे वो गाड़ियों को भी देखने लगा कि मुझे हिट ना कर दे, मैंने बचाना है अपने आप को। तो सर ये खेलने का मैं कहूँगी पेरेंट्स को कि फर्क पड़ता है खेलने से, वो उसमें मैं खुद देखा है कि सर, और वो अब स्लाइड पे जब होता है तो सर वो बड़ा केयरफुली कि मुझे कोई मार ना दे जाए, अपने आप को बचाऊं कैसे, या ये आ रहे हैं तो मुझे बारी रन का भी वेट करता है सर, और अब तो जाके मतलब दूसरी साइड से जाओ तो बच्चे को दिखा भी देते हैं कि चलो आगे मैंने जाना है ना कि कब उसमें मतलब बचाने से बचने शुरू करते हैं। नहीं, मैदान का मुझे अंदाजा है, आपकी पेरेंट्स भी समझते हैं उसको, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ये चीज़ें प्रोसेसिंग अटेंशन इम्प्रूव कर रही है माशाल्लाह। और सर एक चीज़ आपसे मेरा क्वेश्चन था सर, वो मैंने आपका उसी के उस वक्त आप उसी बात पे बात कर रहे थे सर, टाइमिंग सर, क्योंकि मैंने एक जगह सुना था कि 40 आवर्स पर वीक होने चाहिए सर किसी भी बच्चे के लिए थेरेपी टाइमिंग्स, तो क्या ऐसा ही है सर? वो हमें आप इसके बारे में बताएं कि 40 आवर्स मस्ट है या नहीं है या क्या, क्योंकि सर 40 आवर्स मीन्स 6 आवर्स पर डे, 40 आवर्स पर वीक। मैं आपके सवाल का जवाब दीजिए तो फिर आपको जवाब टाइमिंग्स आपने कहा अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम जो इन बच्चों के साथ ग्लोबली रिकमेंडेड है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अप्रूव नहीं है या नहीं है उस डिटेल में नहीं मैं जाता, उसकी सेइंग है 40 आवर्स पर वीक, ठीक है, उसकी सेइंग है 40 आवर्स पर वीक थेरेपी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 40 नहीं 24 आवर्स पर डे होनी चाहिए। 24 आवर्स पर डे पॉसिबल नहीं है। 40 आवर्स मीट करने के लिए भी जहां पे ये कैलकुलेशन आवर्स की कर रहे हैं, रिकॉर्ड के साथ उसको काम कर रहे हैं, उसमें इतनी एफर्ट और इतना पैसा चाहिए, ठीक है। जहां पे एबीए थेरेपिस्ट को उसको काम कर रहे हैं पर आज जो चार्ज कर रहे हैं 40 आवर्स के इतने पैसे आपको देने पड़ते हैं अगर स्टेट ने उसको क्लियर नहीं किया हो। मैं कहता हूँ 24 आवर्स करना है, 24 आवर्स पॉसिबल नहीं है। अब क्या करें? देखिए आप 6 आवर्स यहाँ पे बच्चे को भेजते हैं मेरे पास, मैं 6 घंटे काम करता हूँ उसके साथ बिल्कुल, लेकिन यहाँ से जाके रात सोने तक जो 5 घंटे बनते हैं, फिर सुबह उसके आने तक 4 घंटे बनते हैं, अगर उसमें काम नहीं होगा तो मेरे 6 आवर्स का फायदा नहीं। आपको होम एनवायरनमेंट के लिए मैं टिप दे रहा हूं कि होम एनवायरनमेंट में आप जब देखते हैं कि एक बच्चा आपके पास आता है और क्या आपके पास 2 बजे यहां से वो चला गया वापस, 2 बजे घर पहुंचा, 2 से लेके रात सोता है वो 9 बजे 10 बजे आप कह लें, दिस मेक्स गुड 8 आवर्स। अब 8 आवर्स में से आप 1 आवर्स के लिए रख लेते हैं कि 1 आवर मैंने इसको जो है बैठ के इसके साथ फोकस प्ले करना है, तो 7 आवर्स जो है वो ज्यादा है 1 आवर से, उसमें नेट उसका इफेक्ट पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। वो पॉजिटिव कब होगा? जब आप इस 8 आवर्स को ब्रेक्स देंगे, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उसको एड्रेस करेंगे उसकी वीकनेसेस को, यानी कि उसको लंबा पीरियड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन नहीं मिलेगा फॉर प्रैक्टिसिंग हिज एएसडी फीचर्स और नेगेटिव थिंग्स। वो नेगेटिव्स क्या है? अगर आपने 1 घंटा उसकी तवज्जो ले ली, जो कि 1 घंटा बड़ा लंबा होता है, कॉन्स्टेंटली बच्चे को फुल अटेंटिव करना इज डिफिकल्ट, सो आई नॉट डू दिस।
आई विल गो फॉर 30 मिनट्स मैक्सिमम, गैप दूंगा फिर 30 कर लूंगा, इधर 20 कर लूंगा, इधर हो सकता है 15 कर लूंगा, इधर फिर 30 कर लूंगा। इस तरह से जो टाइम आप देंगे उसको ब्रेक्स के साथ, दिस वर्क्स कॉन्स्टेंटली नहीं। वो कॉन्स्टेंटली में फिर आप उसको बाकी टाइम में भी देखें ना, तो बाकी टाइम में वो क्या कर रहा है। आपने 1 घंटा इधर, आधा घंटा आपने उसको बिठा के इधर या चलते फिरते आपको फोकस काम करवाया, बाकी टाइम में वो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कर रहा है, तो व्हाट विल he will learn the one which he practiced more for prolong। मैं इन चीजों को prolong टाइम में नहीं जाने दूंगा, मैं उसको लिमिट छोटे छोटे स्पैन्स में उसको देता रहूंगा टाइम, जिससे मैं उसकी इन चीजों को एड्रेस करूंगा। अब इस फार्मूले को आप अप्लाई करें घर में, विद इन वीक्स यू विल फाइंड द डिफरेंस इंशाल्लाह। सर इधर सर आपका मैंने आपको रोका था। Sayyid Usman's father. Thank you very much for conducting this session. First of all, thank you so much. मेरे से basically 3 सवाल हैं, 3 different topics से related. सर वेलकम ऑलवेज। सर पहला क्वेश्चन बेसिकली जो सेक्शन है वो अटेंशन के हवाले से है, सेकंड कंप्लाइंस के हवाले से, और थर्ड जो है वो जनरलाइजेशन। ये 3 एरियाज हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि मेरे बेटे को जो बाकी जो पेरेंट्स है वो इससे जो है ना इसमें गाइडेंस आपकी जो है ना बड़ी हेल्प करेगी इंशाल्लाह। अटेंशन में सर मेरा ये है कि मैंने वीडियोस में भी देखा है कि बच्चे की यहाँ पे अटेंशन का जो स्पैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और होम एनवायरनमेंट में हम वो अटेंशन स्पैन एक्वायर नहीं कर पा रहे। तो आप क्या टिप्स देंगे पेरेंट्स को कि हम उसकी अटेंशन स्पैन होम एनवायरनमेंट में किस तरह बढ़ा सकें? दूसरा जो सर मेरा क्वेश्चन है वो बेसिकली जनरलाइजेशन के हवाले से है। जनरलाइजेशन में मेरा ये सवाल है कि जो थोड़ी बहुत बच्चे में जो स्पीच आई है वो क्रैमिंग स्पीच है, वो क्रैम कर किया हुआ है उसने कुछ वर्ड्स, और वो उसको अटर कर देता है विदाउट जनरलाइजिंग कि मैंने इस टाइम पे इससे क्या बोलना है। एग्जाम्पल आपको दूंगा, अगर हम उसको कहते हैं कि हम नाना को सलाम करो, वो नाना को सलाम भी करते, नाना वेट नहीं करता, सलाम भी देगा, जवाब भी खुद ही दे देगा विद इन अ स्पैन ऑफ 5 मिनट्स। आप ठीक है, मैं ठीक हूँ, ओके बाय। तो वो उसको अभी तक ये जनरलाइजेशन नहीं हो पा रही कि मैं वेट किस तरह करूँ, रुकूँ किस तरह, क्या करूँ। उसने वो प्लान कर लिया विच इज़ वेरी गुड, हमारे लिए बहुत अच्छी एक अचीवमेंट है कि उसने उसको वो अटेंड कर रहा है, लेकिन वो उसको समझ नहीं रहा, प्रोसेस नहीं कर रहा, और ये इसको हम किस तरीके से अचीव करें इस टारगेट को। और सर तीसरा सवाल जो है मेरा वो बेसिकली ये है कि मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, और अगर मैं अपने बेटे की बात करूं तो ऐसा नहीं होता कि महीने में 2-3 दफ़ा जो है वो कोई ना कोई उसका नज़ला जुकाम, कभी स्टमक का डिसऑर्डर, तो वो कभी ना कभी उसको मेडिसिन देनी पड़ती है। तो मेडिसिन जब हम देते हैं तो उसके बाद जो उसका कंप्लाइंस है वो कंप्लाइंस ख़राब हो जाता है, तो उसको फिर रीगेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें भी एफर्ट करनी पड़ती है, और आई होप कि आप लोगों को भी दोबारा उसको वापस लाने पे काफ़ी एफर्ट करनी होती होगी। तो सर कंप्लाइंस को क्विकली किस तरीके से रीगेन करें? सर गॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड। हर पेरेंट्स के इस तरह के कंसर्न्स होंगे उसमें ऑब्वियसली। अटेंशन कैसे होती है, उसका इंटरेस्ट बच्चे का क्रिएट करना पड़ता है। कुछ बच्चे जो स्पेसिफिक कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, शो करते हैं, हमें पता होता है कि ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो तो आसान हो गया। कुछ ऐसे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट धागा है, उनका इंटरेस्ट ये है, उनका इंटरेस्ट आम सी रफ सी कोई शॉपिंग बैग है, कोई इस तरह की चीज है, उसका इंटरेस्ट उस तरह का है। उस इंटरेस्ट को हमें चेंज करना होता है अटेंशन लेने के लिए। कुछ हमें एक किस्म का पुश करना होता है आपके लिए। बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एस्केप बिहेवियर जब उसके इंटरेस्ट का काम नहीं होता वो एस्केप बिहेवियर में जाता है। एस्केप बिहेवियर क्या हो सकता है, वो इधर देखना शुरू कर देगा, वो इधर वो पकड़ेगा ही ढीला था। दिस ऑल आर एस्केप्स। हालांकि वो चीज पकड़ सकता है बड़ी फॉर्मली, वो देख सकता है, बट व्हाई ही इज नॉट डूइंग, वो उसका इंटरेस्ट नहीं। मुझे कोई शक नहीं इस बात के कहने में कि इन बच्चों को आपको फॉर्मली भी डील करना पड़ता है, उसके बगैर काम नहीं चलता। फॉर्म डीलिंग डजंट मीन फिजिकल हैंडलिंग।
firm. That rather that helps a lot. थोड़ा सा समझ के करना पड़ता है, समझना उसके ASD फीचर्स को पड़ता है कि आप अगर लगातार उसके साथ फर्म रहे तो वो क्या करेगा, वो लर्न क्या करेगा कि मैंने, मुझे फर्मली कोई कहेगा तो मैंने मानना है वरना मैंने नहीं मानना। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। अब हर वक्त अगर आप उसके साथ फर्म कर रहे हैं तो उसकी डेवलपमेंट नेगेटिव है, डेवलपमेंट है मैं कहूँगा। तो यू हैव टू फेड इट एज वेल। कंप्लायंस जो वर्ड आपने यूज किया है, कंप्लायंस क्या होता है? Anybody you can elaborate the word compliance? नहीं आप। बच्चा पेरेंट्स की बात माने तो मान दे रहे हैं, उसको फॉलो करेगा। बच्चे की केमिस्ट्री के साथ अपनी केमिस्ट्री मैच करना। ठीक है। सर बच्चे का और आपका रिलेशनशिप, ठीक है। आप बच्चे के साथ किस तरह से रहते हैं, बच्चा आपकी कितनी सुनता है, पेयरिंग बच्चे के साथ जो बनाते हैं, Very good. बॉन्ड बॉन्डिंग, वर्किंग रिलेशन आप कह रहे हैं, ठीक। एवरीबॉडी वी आर ऑन सेम पेज। कंप्लायंस कहते हैं ओबीडियंस को, फर्माबरदारी। फर्माबरदारी क्या है? जो मैं कह रहा हूं वो तुमने करना है। ये बड़ी आसान होती है डेवलप करनी, ये बहुत आसान होती है डेवलप करनी। मैं विद इन 1 सेशन डेवलप कर लेता हूं। शायद मेरी कोई स्टाफ मेंबर 2 दिन में डेवलप कर ले, शायद तो 5 दिन में कर ले। आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है बीइंग पेरेंट कंप्लायंस पैदा करना, डेवलप करना। उस कंप्लायंस अगर हो जाए तो सारे मसाइल हल हो जाते हैं। लेट मी टेल यू, अगर कंप्लायंस हो जाए, कंप्लायंस होगी, मैं कहता हूँ ये करो, वो करेगा। मैं कहता हूँ उधर नहीं जाना, वो नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ हाथ फोल्ड कर लो, हाथ फोल्ड कर लेगा, हैंड फ्लैपिंग नहीं करेगा। मैं कहता हूँ चल के जाना है, वो चल के जाएगा, हाइपर एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो इतना फायदा है कंप्लायंस का। मैं कहता हूं ये खाओ, वो नहीं खा रहा है, वो खा लेगा। तो कंप्लायंस अगर हमारी डेवलप हो जाए बच्चे के साथ तो उसमें सारे काम आसान हो जाते हैं। लेट मी टेल यू, सारे काम आसान इसलिए होंगे, वो कंप्लायंस की वजह से बोलेगा भी। क्यों बोलेगा? मैं उसका रेपिटेटिव पैटर्न ब्रेक करना है में आसान मैनेज कर लूंगा ना। मैं उसकी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करने में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं उसको अटेंशन को एनहांस करने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं उसके बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा कंप्लायंस की वजह से। अब वो लर्निंग की तरफ आ जाएगा इंशाल्लाह। आपके लिए प्रॉब्लम इसलिए होता है कंप्लायंस डेवलप करना, विच इज वेरी नेचुरल एज वेल। बच्चा आपको एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। 1 बाबा मैं आपका एक रिलेशन है। मैं, मेरी आवाज सर पीछे आ रही? नहीं मेरे लिए ठीक है। हाँ अच्छा, तो आपके लिए मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। बड़ा नेचुरल है। अब आप उसको डील कर रहे होते हैं इनफैक्ट जैसा आपने शुरू से की है 1, जैसी आपकी नेचर है 2, और समटाइम्स सम सोशल प्रेशर्स आपके ऊपर होते हैं, उस वजह से भी आप उसको उस तरह नहीं डील कर पा रहे होते जैसा आप चाहते हैं। वो भी बड़ा नेचुरल है। बच्चा क्या कर रहा होता है? बच्चा रेपिटेटिव है। बच्चा जैसा आपके साथ शुरू में था वो कहता है मैंने वैसा ही करना है। जैसा पहले कैसा था, आप कहती थी बैठो, वो नहीं बैठता था, आप अपना काम शुरू कर देती थी। आप उसको कहती थी खा लो खा लो, वो कहता था मैं नहीं खाना, बोलता था या नहीं बोलता था, या उसको रिजेक्ट कर देता था। आप कहती थी अच्छा ये नहीं खाओ, ये अपनी पसंद की चीज खा लो। तो वो रेपिटेटिव है, वही पैटर्न उसने अडॉप्ट किया है, उसी पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है। उस वक्त हमें प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो छोटा था। उस वक्त हम उसकी मान लेते थे। उस वक्त उसका रोना लेटना, जिद करना एज अप्रोप्रिएट था। उस वक्त हमें प्रॉब्लम नहीं होता था। दूसरा देखने वाला भी एनवायरनमेंट में उसको ऑब्जेक्ट नहीं करता था, हाँ बच्चा रो रहा है। लेकिन हम ये भूल गए कि वो बच्चा रेपिटेटिव है। वो जो काम 2 साल पे कर रहा था, 2.5 साल पे कर रहा था, वो 5 पे भी वही करना चाहता है क्योंकि ही हैज स्ट्रॉन्ग रेपिटेटिव बिहेवियर्स। अब जब हम वो 5 साल का जिद करता है, अब जब हम उसको रोकना चाहते हैं, अब वो रिएक्ट करता है सुयरली। सुयर रिएक्शन क्या है? चीजें फेंकना, रोना, काटना, मारना, these are all the behaviors। अब वो कंप्लायंस कैसे आएगी? अब उस कंप्लायंस के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी लगातार।
टिप उसका ये है, जो कहें इंश्योर ही डज इट। 10 days, 15 days, 1 month, 2 months I said, targeted। मैंने कहा यहां बैठो, तो नहीं बैठा, मैं पकड़ के बिठाऊंगा उसको, रोए लेटे टांगे मारे जो भी करे। कंप्लायंस जब हम उसको कोशिश कराते हैं तो अपने आप को ना डैमेज करने के लिए मिसाल के तौर पे बाइटिंग स्टार्ट कर देता है, तो इसको हम ये उसका रिएक्शन है ना, मैंने कहा रिएक्शन। इसको बर्दाश्त करें। नहीं सर, उसको ये नहीं करने देंगे। इसके साथ आपको ये भी ख्याल रखना है, वो रेपिटेटिव भी है ना, मैं उसका हाथ फिजिकली रोक लूंगा, उसको बाइट नहीं करने दूंगा, बिकॉज अगर मैंने उसका एग्रेशन है, वो गुस्सा है, वो उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल नेचुरल है सर। वाई नेचुरल है? क्योंकि उसको समझ ही नहीं है, उसके लिए मुश्किल है उस बात को मानना, उसकी आदत बनी हुई है कि उसकी मानी जानी है, उसकी आदत ही बनी हुई है ना इतने सालों तक। अब मैं कहता हूं मेरी मानो, अब उसके लिए मुश्किल है, वो ही इज इन ट्रबल, आई हैव टू अंडरस्टैंड। सर कंप्लायंस में आपने जो एक टिप दी थी कि उसको डाइवर्ट कर दें, वो कितनी फ्रूटफुल होती है कि जब आपने उसको कहना मनवाना है तो बजाय डांट के क्योंकि डांट की वो आदी होगी दोबारा, फिर आपने मुझे गाइड किया था कि इसको डाइवर्ट कर दो, कि अगर आपकी बात उसमें बिठाना है, कुछ करवाना है, या एक तो इन्फोर्समेंट के लिए आप कोई ना कोई चीज़ उसको कहेंगे कि मैं आपको ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कहना मानना शुरू हो जाती है। तो सर वो चीज़ें कितनी फ्रूटफुल साबित होती हैं, डाइवर्ट करना, इन्फोर्समेंट? वो बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, उसको आप डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसकी तवज्जो और तरफ हो जाती है, तो उस बिहेवियर को भूल जाएगा, उस एक्शन पार्ट में वो भी हेल्पफुल होता है उसको बिहेवियर को उस वक्त के रिएक्शन को चेंज करने में। अब वो बाइट करना चाहता है तो अब मैं शायद उसके हाथ में कोई चीज उसके इंटरेस्ट की दे दूं, मैं फिजिकली उसके हाथों को रोक लूं, लेकिन मैं उसको बाइट नहीं करने दूंगा फॉर द रीजन कि वो रेपिटेटिवनेस की वजह से बढ़ जाएगा। इसलिए कंप्लायंस जब अच्छा वो पूरी ट्राई करेगा, ये बच्चे बड़े डिटरमिनेंट होते हैं, आपकी सोच से बहुत ज्यादा डिटरमिनेंट होते हैं, लेट मी टेल यू। ये पॉजिटिव चीज भी है वैसे, कि ये अपना काम जो करना चाहते हैं, जो टारगेट इसका है कि मैंने नहीं माननी, उस पर इतना डिटरमिनेंट है कि वो हर स्टेज तक जाने के लिए तैयार है। अब ये आपकी और उसकी एक किस्म की वॉर है, टसल है, टग ऑफ वॉर है, कि वो इधर को खींचेगा, आपने इधर को खींचना है। वो जीत नहीं सकता क्योंकि आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, उसको मजबूर करेंगे कि नहीं तुमने माननी है। एक दफा में उसने इतना रिएक्शन किया, बाइटिंग वाला, आपने रोक दिया, लेट मी टेल यू अगली दफा में उतना सुयर नहीं होगा, उससे अगली दफा में और कम होगा। हमारा प्रॉब्लम बीइंग पेरेंट क्या होता है, हम कंसिस्टेंट नहीं होते। दिस इज दी प्रॉब्लम which doesn't help us in creating the compliance। आज मेहमान बैठे हैं, वो ये बड़े उस्ताद है बच्चे, तो उसको पता है मैं अकेला जब घर में होता हूँ तो अम्मा ऊंचा भी बोल लेगी, रोक लेगी, कर लेगी, उसको ये भी पता है अब नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अब वो बैठे तो ही कैन डू एनीथिंग, ही विल एक्सप्लॉइट दैट अपॉर्चुनिटी। वो उस वक्त में वो काम जरूर करेगा जो आम रूटीन में वो शायद नहीं करता। नॉर्मल एज वेल, हाँ अब हो जाऊंगी, लेकिन देखिए मैंने ये कहा कि जो बच्चा रेपिटेटिव है, जिसमें डिले है, उसके लिए शायद मुझे और तरह से देखना होगा, तो मैं उस वक्त भी कंप्लायंस वाला फैक्टर रखूंगा, मैं उस वक्त इसको नहीं करने दूंगा। देन इट हैज टू बी फेडेड एज वेल। आज मैंने पकड़ के जबरदस्ती बिठाया है, तो अगली दफा मुझे कम पकड़ना है, कम फिजिकल प्रॉम्प्ट करना है। व्हाई? बिकॉज वो रेपिटेटिव और उसको फेड करना जरूरी है हमारे उसका एक्ट को, जिसकी वजह से हम कंप्लायंस डेवलप करना चाह रहे हैं। बिहेवियर अगर वो क्राइंग है सिर्फ, तो क्राइंग पे मैं इग्नोर कर दूंगा, मैं उसको कुछ भी नहीं कहूंगा, ना रोकूंगा कि ना रोता है। इट हर्ट्स एज वेल, टू मी एज वेल, जब बच्चा रो रहा होता है। बट मुझे पता होता है कि उसका आज रोना जरूरी है, वरना वो कल अगर मैंने उसको ना रोने दिया आज और मैंने उसको प्यार किया और उसकी बात मान ली, तो कल फिर वो बिल्कुल नहीं करेगा। सर कल सिला ने सेम यही किया है। कल वो स्कूल से आई और उसने आइसक्रीम की जिद लगा दी कि मैंने आइसक्रीम खानी है, तो आई वाज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हर, वो चीज़ें उसको टॉयज चाहिए, हर चीज़ डिफरेंस कर दी उसको कमरे में ले जाके बेड पे बिठा दिए और आराम से उसको जो ना हाफ एन आवर उसको मैंने रोने दिया एंड आई डिडंट गिव एनी अटेंशन टू हर एंड शी स्टॉप्ड क्राइंग। या And next time while asking for ice cream and on your reply, she will not react that much। ये भी आपको मैं पहले बता दूं। अच्छा इसमें एक चीज और भी है, आप I'll come back to the points, कि आपने उसको आइसक्रीम से क्या कहा, नहीं आइसक्रीम नहीं खाती या आइसक्रीम नहीं खाती, इस पे रिएक्शन
और होगा, आइसक्रीम खानी मेरी बेटी ने, अच्छा खाएंगे, इतना कह देना, उस पर रिएक्शन डिफरेंट होगा। वो वर्बल है वहां कब खाएंगे, आई वॉन्ट नाउ एनीथिंग फर्दर डिले, लारा होप, वो डाल दें, उस पर रिएक्शन उतना नहीं होगा। लेकिन अगर जब आप उसको नेगेट कर देंगे, इनकार कर देंगे, इनकार किसको पसंद है, मुझे आपको भी पसंद नहीं है, मेरी बात रद्द हो, तो वो भी तो उसी पैटर्न पे चलेगी ना। तो ये आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टिप है कि हाउ डू यू स्टॉप द थिंग मैटर्स अ लॉट। वो उसके बिहेवियर को ट्रिगर भी कर सकता है, वो उसके बिहेवियर को बचा भी सकता है। सो इसके ऊपर आपको अकॉर्डिंगली करना है इसमें, ठीक है सर। इनके पॉइंट्स रहते हैं, बोले साहब आप बैठ नहीं रहे, कुर्सी है उसको मैं अटेंड भी कर रहा हूं सर। सर मेरे दो क्वेश्चन है, एक तो है ना कि ये जो हाइपर एक्टिविटी रेपिटेटिवनेस है, अच्छा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो हाइपर एक्टिविटी रेपिटेटिवनेस ये चीजें जो है ये क्या सारी एक साथ ग्रेजुअली डिक्रीज होती है विद थेरेपी, या जी, या हम किसी एक चीज को टारगेट कर सकते हैं और उसको फोकस कर सकते हैं। सपोज जैसे अब्दुल्ला का इशू ये है कि वो हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी उसके लिए डिजाइन कर सकते हैं कि वो वाला जो एक्टिविटी है, जो हाइपर एक्टिविटी है वो कंट्रोल हो जाए, कंप्लायंस में वो बेहतर है और अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ रही है। लेकिन ये जो हाइपर एक्टिविटी अभी भी पुराने वाली है, नंबर 1, तो क्या ये सारी चीजें एक साथ डिक्रीज करती हैं हाइपर एक्टिविटी, रेपिटेटिवनेस और एरिया, या ये इसके अलग अलग भी डिजाइन हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन सर मेरा ये है कि अब्दुल्ला को हम जैसे बाहर लेके जाते हैं मार्केट शॉपिंग करते हैं, किसी बच्चे को आइसक्रीम खींच लेता है उससे और वो खा लेता है, किसी ऐसी कोई चीज ले आता है, तो बात अब वो एग्रेसिव भी होता है उन बच्चों में और उनकी माँ पे कि ये मुझे चाहिए, तो उस पर क्या करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे लोगों को नहीं पता कि ये बेचारा खुद भी ASD है या क्या है, वो समझते हैं आम सा बच्चा है जी। इनका खत्म करूँ कंप्लाइंस और जनरलाइज। तो कंप्लाइंस लगातार जब आप उसको करेंगे, बिहेवियर को मैनेज करेंगे, उससे वो फर्क पड़ेगा। अब वो आपने पिछले इतने सालों तक का जो पैटर्न उसका बना हुआ है नॉन कंप्लायंस वाला या आगे से रिएक्ट करने वाला, उसको चेंज करना है, तो उसको आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, लगातार फोकस कंसिस्टेंसी के साथ, तब वो उसका पैटर्न चेंज होगा। उस्मान मेरे साथ ये नहीं करता जो आपके साथ करता है, मैं भी तो उसको उसकी मर्जी से खिलाफ काम रोक रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो बिल्कुल नहीं करता। उसने शुरू में किया था, उस वीडियो में वो फिर रोया भी था, वो रोया था, मैंने उसको दबाया था, लाउड हो गया था। वो दिन उस माशाल्लाह बहुत समझदार था, वो दिन एंड ऑनवर्ड ही नेवर डिड दैट। मेरे लिए एक दिन में वो अचीवमेंट हो गई, आपके लिए एक दिन में नहीं होगी सर, क्योंकि मेरा वो स्टार्ट था, मेरा उसका बॉन्ड डेवलप हो रहा था। He was analyzing me कि ये कौन है, क्या है, क्या मैं इसके साथ कैसा करूं, वो स्टेज थी। आपके साथ वो बना हुआ है, दैट इज द रीजन कि आपको कंप्लायंस पे लगातार काफी पीरियड काम करना पड़ेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकता, मेरे पास हो सकता तो आपके पास क्यों नहीं हो सकता। वो एक एनवायरमेंटल बिहेवियर है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के जब मैं सुनता हूँ व्हाट्सएप पे जो कंसर्न जब आप देते हैं, तो वो एनवायरमेंटल बिहेवियर्स होते हैं, वो वैसा यहाँ पे नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं होता। उसकी वजह मैंने आपको बताई है, बिहेवियर्स आर इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। इस एनवायरमेंट में कैसा किया वैसा करेगा। इन्होंने कहा यहाँ सबसे दूध पी लेती है, इनसे नहीं पीती है, व्हाट इज दिस। उसको सारा कुछ करना आता है, दूध पी लगी है, मुझसे इनसे सबसे इनसे नहीं पीना। तो दिस इज समथिंग जो कि समझनी हमें बीइंग पेरेंट जरूरी है कि ये इस एनवायरमेंट में हमें काम करना पड़ेगा, तब चेंज होगा। अगर आप नहीं करेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हम करें और उससे हो जाए, तो वो नहीं होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसकी क्या लिमिट क्या है? मैंने जिक्र किया कि आधा घंटा बच्ची रोई, मैंने इग्नोर किया और वो चुप कर गई।
अगर वो 2 घंटे तक चला जाता है या 3 घंटे तक चला जाता है, या वो हमारे फर्मनेस की कोई लिमिट है कि बस एक दफ़ा रोक दिया तो वो 4 घंटे भी रोएगा, या 4 घंटे में चुप कर गया तो उसके कमरे से जाएगा तो फिर वही काम करेगा जिससे हमने उसे ओरिजिनली मना किया था। लोग पूरा दिन वो याद रखते हैं कि मैंने कहा था कि सोफे पे बैठना है तो नहीं बैठने दिया। बदला लेते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम आपकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं? क्या उसे रोने देंगे, इतना फर्म रहेंगे कि वो मेक करेंगे कि वो काम नहीं करता जो हमने मैं मना समझ किया? गया साहब, क्या इसकी बॉर्डर लाइन में मैं समझ क्या चीज़ है? मैं समझ गया। क्योंकि कितने मैं बनाए हमने? मैं समझ सर ये इशू आपको पता चला गया, उसको जितना मना करके कि बैठ ना लेगा कि आपने नहीं जाना, तो बार बार वो सारा दिन उसके दिमाग में वही बात होती है, सोने तक मैंने उसको नहीं जाना है। ये क्या पार्ट ऑफ क्या है? सुबह उठते हैं तो बदला भी लेते हैं। सर मूसा को तो आप जानते हैं, मूसा वाइट फ्लावर, अब तो उसको बदला लेना भी आ गया। हर बात पे कहता मैं भी ऐसा करूँगा, उसका मुझे कहता है तुम शरबत मारती रहती हो, मेरी सारी खड़ियाँ तोड़ दी। मैं तो उसको इतना मारती नहीं हूँ। आपको मतलब कितना क्लेवर है। कल मैंने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की तो कहता है जब भी मैं आपसे यूज करता हूँ तो कुछ और कहना शुरू कर देती हूँ, यही करो पड़ेगा। वो माशाल्लाह ऐसा क्लेवर है। मैं उसके साथ ही दूसरा वो गेस्ट आते हैं तो जान मुझे स्ट्रीमिंग करता है, सब बच्चे देर से गेस्ट आए तो बच्चे आजकल सब मोबाइल यूज करते हैं। मुझसे तो आपको पता मैंने 0 किया हुआ। फिर कहता देखो गेस्ट आए हुए, अगर देखो सब बच्चे यूज करें, मुझे नहीं दोगे तो मैं बहुत बहुत शाउट करूँगा अम्मी के सर में, दादी को कहता अम्मी के सर में कुछ बड़ा दर्द होगा, तो गेस्ट भी कहेंगे गंदा बच्चा है। इसका मतलब मूसा ठीक है, इसका मतलब मूसा ठीक है, हाँ, मैं यही बात समझदार है माशाल्लाह, सब कुछ तो उसको पता है। माशाल्लाह उसको पता है। मैंने बोला सर मैं फिर घर भेज दूँगी अगर मुझे बहुत तंग किया। कहते कोई बात नहीं सर साथ में हैं। मतलब सर साथ हैं। कहते सर साथ हैं कोई बात नहीं। सर फिलहाल अभी टीजिंग फैक्टर बढ़ता जा रहा है। मैं उसके साथ क्या करूँ, तो मेरा मतलब बड़ा चालाक है वो, मेरी बात इतनी नहीं सुनता जितनी, वो तो बहुत तंग करता है, ये भी इशू बहुत ज़्यादा हो गया। हर बात पर उसको जवाब आता है, हर बात पर उसको बदला लेना आता है। उसके साथ क्या जनरलाइजेशन क्या होती है? जनरलाइजेशन होती है इधर मैंने जो काम कराया वो उधर भी करवाना है, इस टाइम में जो काम करवाया वो दूसरे टाइम में भी करवाना है, इस एनवायरनमेंट में जो काम हुआ वो दूसरी जगह में, इस इंडिविजुअल के साथ जो हुआ वो दूसरे के साथ भी होना है। जनरलाइजेशन हमें एक स्टेज तक करनी पड़ती है, एक स्टेज तक हमें करनी पड़ती है जब तक कि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं हो जाती कि वो ये समझने लग जाए कि मुझे क्या कहाँ पे करना है। उस वक्त तक लगातार करनी पड़ती है जनरलाइजेशन। अगर हम ना करें तो फिर वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक बिहेवियर्स के साथ लर्न करता रहता है। इसलिए हमें जनरलाइजेशन वाला फैक्टर पार्ट जो है वो हर एनवायरनमेंट में, मैं अपने कमरे में भी उसको काम कराता हूं, मैं दूसरे कमरे में भी उसको काम कराता हूं, मैं जो काम करा रहा हूं वो ये भी कराती है। रैंडमली उसको करना है, फार्मूला इज रैंडम जनरलाइजेशन के लिए। मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स के अंदर उसको उसी काम को और तरीके से होना विल हेल्प। असल में क्या हो रहा होता है, एक इन बच्चों को इन चीजों से ओवरकम करने के लिए एक पीरियड दरकार होता है। इन ऑलमोस्ट एवरी केस 2 साल 2.5 साल का बच्चा भी जो मैं देखता हूं उसको ये पीरियड कितना है, मोर देन ईयर, 1 साल से ज्यादा। 2 साल के बच्चे के लिए जो बिलो 2 जो बच्चा है उसको भी 1 साल हमें मेहनत करनी पड़ती है। दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट आई हैव सीन विद वर्किंग विद दैट एज ग्रुप। जो आ जाते हैं 3 इयर्स की एज तक, 3 इयर्स की एज तक ये साल से बढ़ के 1.5 से 2 साल के ब्रैकेट में आ जाती है। इतना पीरियड हमें काम करना पड़ता है इन ऑल एनवायरमेंट्स। जो 5 इयर्स में चला जाता है और 5 to 8 के दरमियान, उस पे 2 से 3 साल तक हमें मेहनत करनी पड़ती है। जो 5 से 8 की तरफ चले जाता है उसकी कुछ स्किल्स पे हमें कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। उसकी कुछ स्किल्स उस एज, इस पीरियड के अंदर शायद अचीव ना हो, लेटर हो सकती है। यानी कि 2 से 3 साल, मैंने कहा कि 8 साल के बच्चे में जब हम काम करेंगे तो कुछ चीजें उसकी ऐसी होंगी जो 8 साल की एज तक इन 3 साल की पीरियड के अंदर अचीव नहीं होंगी, लेकिन उसका ग्राउंड बन जाएगा। अब वो लेटर स्टेज पे उसको उस क्लोजर टू नॉर्मल के करीब करने के लेवल तक आ जाता है। ये वो चीजें जो जिसका हल, जिसका शॉर्टकट किसी के पास नहीं है। ये लिमिटेशंस है।
हमें माननी पड़ेंगी, हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, लेकिन ये हमें डिसअपॉइंटमेंट से बचा लेती है। लेट मी टेल यू, जब हम फोकस काम कंसिस्टेंटली करते हैं, लगातार करते हैं, हर दिन एक नई अचीवमेंट हमें नजर आती है। वो छोटी सी भी हो सकती है कि बिल्कुल नहीं बैठता तो 2 मिनट 1 मिनट बैठ गया, तो ये अचीवमेंट है जो आज इतनी है, कल इतनी होगी, परसों बढ़ेगी इंशाल्लाह। बहुत सारी एग्जाम्पल इसमें है। तो इसलिए जनरलाइज हमें हर इसमें करना पड़ता है। इम्यून सिस्टम वीक होता है इनका, हर बंदे का डिफरेंट है। वैसे भी नेचुरली कोई किसी इसको सिकनेस की तरफ जाने के लिए टफ होता है, वो नहीं जाता, उतने में दूसरा चला जाता है, दिस इज नेचुरल। इन बच्चों की इम्यून सिस्टम का क्या होता है कि ये सिंस दे आर पिकी ईटर्स, सिलेक्टिविटी होती है, फूड टॉलरेंस नहीं होती, ये लिमिटेड चीजें खा रहे होते हैं इनटेक के तौर पे, उसका रिजल्ट क्या होता है, जनरल हेल्थ इनकी वीक रह जाती है, इम्यून सिस्टम वीक रहता है। उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? दवाई देने से क्या होता है, जब आप उसको नज़ला, जुकाम, बुखार, आम जो बच्चों की बीमारियां हैं वो जब होती है, उसको किसी भी वजह से, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट या चेंज ऑफ वेदर की वजह से, हम उसको वो सिरप देते हैं, आम खांसी जुकाम वाला, बुखार वाला, उसमें ये जो होता है मीठा होता है ना, मीठा हाइपर एक्टिव करता है। अब वो जब हाइपर एक्टिव होता है, अब आपकी कंप्लायंस जो पहले थी, जो उसकी रिस्पॉन्सेज पहले थे, वो फर्क पड़ जाते हैं। वो फर्क क्यों पड़ते हैं? क्योंकि अभी वो उस पीरियड को क्रॉस नहीं उसने किया जहां पे हम कहेंगे वो नॉर्मल वे में डेवलप करने वाले लेवल पे आ गया ना, एक उतने उस प्रोसेस के अंदर है वो, इसलिए वो चीजें अफेक्ट कर देती हैं। अब उसमें क्या करना चाहिए जब उसके साथ उसका ये फेज आता है? एक तो उसका लॉन्ग रन सोल्यूशन क्या है, उसकी डाइट को मॉनिटर करें, बैलेंस करें। बैलेंस डाइट मैं क्या कहता हूँ, ही शुड टेक एवरीथिंग। कोई एक फ्रूट नहीं खा रहा, चलो वो हम कहते हैं पसंद नापसंद वाली रेंज में आ जाता है, कोई एक चीज नहीं खा रहा सब्जी में, दैट्स ओके, लेकिन उसको सब कुछ खाना चाहिए। वो क्यों नहीं खा रहा, इसको समझना जरूरी है कि वो क्यों नहीं खा रहा। बिकॉज ऑफ रेपिटेटिवनेस, नॉन कंप्लायंस, सेलेक्टिविटी जो है उसकी है, उसकी वजह से वो नहीं खा रहा। जब हम उसकी डाइट को बेहतर कर देते हैं सारे को, सर प्लीज सर बोलिए। खट्टा खाने से मीठा बंद करके सारा खट्टा दे दे, कम हो जाएगी। गुड क्वेश्चन। तो बैलेंस डाइट देने से क्या होता है? बैलेंस डाइट देने से क्या होता है कि उसकी वो चीजें, इम्यून सिस्टम वगैरह वो बेहतर होना शुरू हो जाता है, जनरल हेल्थ उसकी बेहतर हो जाती है। अब वो फेजेस कम आने शुरू हो जाएंगे, वन थिंग। सेकेंडली, जब वो दवाइयां देते हैं ना, उस पीरियड के अंदर जो जब बच्चा बीमार है, उसमें आपको समझना चाहिए कि इस वक्त इसको मुझे बहुत तंग नहीं करना। बहुत तंग करना क्या है? मैं उसको टास्क, आप लोगों को मैसेज आता है, वजदान इज नॉट वेल टुडे, ही इज सिक, मैं ग्रुप में मैंने पढ़ लिया। अब जब उस दिन मैं उसका सेशन ले रहा होता हूँ, फिर मैं उसको इजी टास्क देता हूँ, उसको बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ, उसको प्यार ज्यादा कर रहा होता हूँ, उसके बिहेवियर को बचा रहा होता हूँ। दरअसल इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि उसकी डिस्टर्बेंस, जब एक बंदा बीमार है तो वो नेचुरली डिस्टर्ब होगा। हम भी तो डिस्टर्ब, हमारा दिल नहीं करता किसी से बात करने को, इट्स नेचुरल। अब उसको हम कहते हैं ये मुश्किल सा काम करो, ये लाओ, ये रखो, ये करो, उसका इंटरेस्ट का नहीं ख्याल रख रहे, तो वो क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने में क्या करेगा? उसने एक दफा चीजें अगर फेंक दी तो जो बिहेवियर में चेंज कर रहा था इतनी एफर्ट के साथ, वो इस सिकनेस वाले फेज के अंदर दोबारा आ गया। मेरी गलती है दरअसल। तो आपने भी पेरेंट क्या करना होता है, उस फेज के अंदर उसकी कुछ चीजों को लाइट रखना होता है, उसको डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करना होता, उसको कंफर्टेबल रखना होता है, उसकी इंटरेस्ट की चीजों को इन्वॉल्व करना होता है। दैट हेल्प्स इन सेविंग दैट बिहेवियर। तो बिहेवियर एकदम ट्रिगर हो गया, फिर वो मुश्किल होता है। दूसरा, आपका क्वेश्चन है कितना रोने दें, ये वेरी करेगा। एक बच्चा ज्यादा जिद्दी है, वो इतना रोएगा, एक काम में वो इतना रोएगा। जो ज्यादा जिद्दी है वो इतने दिन लेगा उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए। जो कम जिद्दी है, जिद्दी कहूंगा मैं वर्ड, स्टबर्ननेस कह ले, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह ले, ये नेचुरल होता है। इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है बच्चे का रोना। बच्चे रोते हैं क्या उसकी बात नहीं मानी जाती। सर बहुत लाउड हमेशा से बात, जैसे मूसा की वीडियो में आपको बहुत लाउड रोने से मेरी सांस कहती रहती है, दिमाग घूम गया, ऐसा कुछ होता है कि अपनी देर कंटिन्यूअसली, उससे कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ रही? मैंने तो आज तक
27 सालों में इतने बच्चे देखा, कभी किसी बच्चे का मुझे ये नहीं पता लगा ये बहुत रोने की वजह से उसको हो गया। दादी को टेंशन आ गया, मुझे भी हो जाती कि ये नेचुरल है, उनकी टेंशन आपकी टेंशन। देखिए मैं आपको बताता हूँ उसको बिहेवियर, इसको मैंने नोट किया पॉइंट आपको, मैं उसको बताऊंगा। अच्छा, उसको हो सकता है वो इतना रोए, जो एक आपने वर्ड यूज किया फर्मनेस, फर्म डीलिंग उस वक्त आप बोले, दिस इज इग्नोरिंग एंड फर्म डीलिंग इज डिफरेंट। इनफैक्ट फर्म डीलिंग क्या है, मैं उसको जो इधर पकड़ के करा रहा हूँ, डांट रहा हूँ, जबरदस्ती कर रहा हूँ, वो फर्म डीलिंग है। लेकिन इग्नोरिंग क्या है? इग्नोरिंग है, ये रो रहा है, मैं ऐसा एक्ट करूंगा, बिहेव करूंगा जैसे मुझे उसको रोने की आवाज ही नहीं आ, मैं ना उसको आंख भर के देखूंगा, ना मैं उसको मना करूंगा, ना मैं प्यार करूंगा। अगर मैंने ये किया, उसकी तो देख लिया, और ये बड़े अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, लेट मी टेल यू, इनकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग होती है, यू कांट थिंक ऑफ इट। इनका सेंस ऑफ साइट स्ट्रांग होता है देखने का, ये बहुत क्लोजली आंखों के अंदर से पढ़ लेते हैं, इतने तेज होते हैं। लेट मी टेल यू, जो काम मैंने करना है मुझसे पहले उसको पता होता है मैंने क्या करना है। मैंने बोला भी नहीं है, मैंने किया भी नहीं है शुरू, दे नो। मैं आपको बिला मुबालगा बता रहा हूं, ये ऐसा होता है, इतने स्ट्रांग ऑब्जर्वर होते हैं, बिकॉज दे रजिस्टर द थिंग्स इन देयर मेमोरी। रैपर खुलने की आवाज से पहचान जाते हैं कि किसका रैपर खुला है। वो इंटरेस्ट का एरिया ना, वो वहां पे सारी चीजें फंक्शनल हो गई इंटरेस्ट वाली जगह पे। तो कार्ड की साउंड इतनी दूर से आती है, लेकिन उनको पता होता है बाहर जा रहे हैं कार्ड। गेट रेडी, जूते पर ढूंढेगा, जूते पर। अच्छा, तो इसलिए उसको इग्नोर करना क्या होता है? इग्नोर करना ये होता है कि मैं जो मर्जी रो रहा है, लेट रहा है, अपना रोई जा रहा है, मैं तो आंख भर के भी नहीं देखूंगा, कोई जेस्चर नहीं दूंगा, और मैं इग्नोर क्यों करूंगा ना, उसका इफेक्ट अगली दफा में वो इतनी देर नहीं रोएगा। इग्नोर करने के दौरान वही अटेम्प्ट दोबारा करता है कि मैंने दरवाजे को छेड़ना है। हाँ जी, उसको इग्नोर करना, मैं आपको उसको इग्नोर करना कैसे है? मैं जाके उसको पकड़ के उधर मुंह करके इसको इधर रोक दूंगा, मैं दरवाजे के आगे जाके ऐसे खड़े हो जाऊंगा ताकि दरवाजे को एक्सेस ही ना कर सके। रोता रहे, रोने में बिल्कुल। हाँ, अगर वो चीजें फेंकने लग जाए बिल्कुल, तो जैसे उसने बाइट आपने कहा कि करता है, तो मैं वो नहीं करने दूंगा। हाँ जी, हेड बैंग करता है, मैं वो भी नहीं करने दूंगा। उसके लिए मैं इधर आगे खुद खड़ा हो जाऊंगा, हाथ आगे कर दूंगा, उसके हाथ सर को पीछे कर दूंगा, विदाउट सेइंग एनीथिंग, अ वर्ड, विदाउट लुकिंग टुवर्ड्स हिम डायरेक्टली, आई डू दैट। दिस इज इग्नोरिंग। और काम भी नहीं करते, काम भी नहीं करते, जो गलत काम है। हाँ, थोड़ी देर बाद मैं कहूँगा जाओ दरवाजा खोल लो, दरवाजे को कर दो, जो भी करना है खुद ऑन इंस्ट्रक्शन, दैट इज डिफरेंट। अब वो बिहेवियर चेंज, अब वो बिहेवियर आपके साथ उसका जो बना हुआ है, जिसमें उसने रोना शुरू किया, या इस तरह से जो आपके साथ जिस तरह से वो करता है, हम क्या रहे होते हैं? हम भी गलती कहाँ पे है? हम भी पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि आज मैंने जो काम किया है, जो ड्रिल की है, आज मैंने इसको जो किया, तो कल ये ना करें, हम ये चाह रहे हैं। ऐसा नहीं, ग्रेजुअली एक बिहेवियर चेंज होने में फैक्टर क्या है? कितना स्ट्रेंथन्ड है। एक बिहेवियर स्ट्रांगली डेवलप हो गया उसका, अब उसको चेंज होने में मिनिमम टाइम जो लगता है 3 to 4 वीक्स है। एक बिहेवियर स्ट्रेंथन्ड बिहेवियर। ऑब्सेसिव बिहेवियर होते हैं, ऑब्सेसिव, जैसी चीज आती है हाथ में उसको करने लग जाता है, जैसी चीज कोई चीज पकड़ाता हूं तो उसको करके मिसाल मैंने दी थी बच्चे की। ऑब्सेसिव बिहेवियर, ऑब्सेस्ड है उसके साथ, स्ट्रांगली बिल्ट है, वो भी चेंज हो जाता है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन ये इस तरह के क्राइम साइड और इस तरह वाले बिहेवियर ये ऑब्सेसिव नहीं होते हैं, ये एक्सप्लॉइटिंग बिहेवियर होते हैं। फिर वो इरिटेट भी करते हैं, जान के तंग करते हैं उसको। एक बच्चा क्या करता है, जब उसका उसकी मदर के साथ अगर नहीं बनती है तो मदर को तंग करने के लिए स्टूल पास करेगा, इधर से फेंकेगा, वो दीवार पे छत पे जाके स्टक हो जाएगा। बाथरूम में जाएगा, उस जब माहौल इंटरेक्ट जब बदला लेना है, जब तंग करना है, उस वक्त बाथरूम में जाके स्टूल को सारी चीजों में लगा। जी
तो गाड़ी की चाबी लेके घुमाता है अपने साथ, किसी को नहीं देता। और उसने जब मैंने उसे गाड़ी की चाबी नहीं दे रही थी तो उसने मेरा मोबाइल ऐसे जोर से मारा कि वो सारा पुर्जे पुर्जे हो गए। फिर दूसरे दिन फिर जब रात को चाबी मांग रहा था मैं नहीं दे रही थी, तो उसने ट्रे रखी, मैं दरवाजा बंद करने की तो ट्रे फेंकी, उसमें एक बर्तन भी बना हुआ निकला। तो वो जब मैं मना करती हूँ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके साथ मुझे क्या करना है? कंप्लाइंस वाली बात सुनी आपने, वो समझ आई? मुझे वो फौरन नहीं, कंप्लाइंस वाली जो हमने बात की वो समझ आई, वो डेवलप कर। अब वो बिहेवियर को कंट्रोल करेगा खुद, वो खुद जब कंट्रोल करेगा तो इस तरह की चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। बाकी इस पे ऑब्सेशन वाले पे मैं नोट किया, मैं आगे बताता हूँ। तो इसलिए इग्नोर उसको करें, बिहेवियर को, क्राइम को, लेकिन ऑड बिहेवियर जो है उसका है उसको वो अपॉर्चुनिटी ना देने दें। विद इन डेज वो फर्क हो जाएगा। ऑब्सेसिव बिहेवियर ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन दूसरे बिहेवियर विद इन 3 to 4 वीक्स चेंज हो जाते हैं। अब ये चेंज होना, खत्म होना बिहेवियर का, जो मैंने आपका भी सवाल, ये मुझ पे डिपेंड करता है, उस करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कर रहा है। सर मूसा का इसलिए प्रॉब्लम करिए, एक चीज़ मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बताती हूँ, मेरा वो बिलीव है कि आप रोने दें, तो मैं बहुत छोटा सा था मूसा, मैं एक चीज़ समझ गई कि अगर मूसा सिर्फ मेरे साथ अकेला रहता क्या बहुत पहले ठीक हो जाता, कि वो मैं बहुत पहले ये बात समझ गई थी कि इसको रोने दो और इग्नोर करो। लेकिन मसला है जब 10 लोगों के साथ रह रहे होते हैं, घर में बुजुर्ग भी उनको सर में दर्द होती है, उनका बड़ा भी लाउड भी होता है, कोई आके इंटरप्ट करे तो मैं सबको ये कहती हूँ इग्नोर ही और मैं टोटली इग्नोर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी आपको अगर मुझसे कुछ लगा या मारना तो ये नहीं करता, तो ये चीज़ मुझे समझ आती है, अगर इस करे तो बाकी फर्क पड़ता है। हमारा थोड़ा सा लोग इसलिए करते हैं, हमेशा कोई आ जाता है साथ देता है, दूसरा इग्नोर में चीज़ करती हूँ। जैसे मोबाइल मैंने आपको बताया था कि बंद किया, मैं वॉशरूम से निकली तो छुप के कोशिश, माशाल्लाह से पासवर्ड पता नहीं कैसे याद कर लिया, लगा के यूज़ कर रहा, तो मैं जैसे वॉशरूम से निकली उसी बर्तन नीचे फेंक दिया, मुझे देखा लेकिन मैंने इग्नोर किया। इस पर बड़ा फायदा है कि मैं क्या डर को बरकरार कर दिया, मैं बोलती थी तो ये बात अच्छा फाइन, ये जो बिहेवियर से रिलेटेड मैं बात करता रहूँगा, बीच में आपको टिप्स मिलती रहेगी क्या करा। ड्रिल्स करनी पड़ती हैं। सर वो जो शोर करते हैं, शाउट करते हैं, बस शाउट कर ही जाते हैं बगैर बात के, सर उसके ऊपर हम क्या करें? हम नो कह रहे हैं तो उनको मना कर रहे होते हैं, एक आदमी लगा भी दिए तब भी वो। देखिए मैं बोलता हूँ, इन बच्चों में ना एक चीज क्या है आपको समझनी जरूरी, ये अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, करते नहीं, किसी के साथ करते हैं, किसी के साथ नहीं करते। जयान मेरे सामने याद आ रहा है मुझे, हाई रिएक्टिव, नहीं माननी अपनी करनी, चेंज हो गया। मेरी फिगर के साथ डायरेक्ट हो जाए, मामू हो जाए, चाचू हो जाए, जैसे आप यहाँ पे सर दूसरे उनके साथ कर लेगा, फीमेल टीचर्स के साथ, मेरे साथ, नानी के साथ, उनके साथ नहीं करेगा। उसने लर्न किया हुआ कि ही कैन एक्सप्लॉइट। अब इसका मतलब ये हुआ, इस बात से ये समझ आई हमें बिहेवियर से कि ये इनमें एबिलिटी होती है अपने बिहेवियर्स को दबाने की, कंट्रोल करने की, चेंज करने की, करते नहीं है। करते क्यों नहीं है? अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है 1, रेपिटेटिवनेस होती है 2, एनवायरमेंटल बिहेवियर होता है 3। ठीक है, हमने इन 3 चीजों को क्या कर रहे थे, इधर से जो हम उसकी प्री स्किल्स में लिखता हूँ हर वीडियो के नीचे, प्री लर्निंग स्किल्स। प्री लर्निंग स्किल्स क्या होती है? हम उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होते हैं अबाउट द थिंग्स, उधर से उसको उसके एएसडी फीचर्स को भी रिड्यूस कर रहे होते हैं, इधर से इसको बढ़ा रहे होते हैं। इवेंचुअली क्या होता है, एक स्टेज आती है जब ये इतना बेहतर हो जाती है, बिहेवियर डाइट डाउन होते जाते हैं कि अब वो समझता है कि मैंने फीमेल के साथ भी नहीं करना है। रेपिटेटिवनेस को चेंज कर रहे होते हैं, वो भी हेल्प करती है उस एक्ट को रिड्यूस, उसको टॉलरेट करने में, एक्सेप्ट करने में। ड्रिल्स करनी पड़ती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जो आपने कहा गेस्ट वाले के सामने करता है, जो आप कह रही है फीमेल को करता है, वो हर बच्चे के इस तरह के होंगे। ड्रिल्स क्या होती है? ड्रिल्स ये होती है कि आपको एक चीज ऑब्जर्व कर लिया आपने कि ये फीमेल्स को मारते हैं बिलफर्ज, अब मैं उसको फीमेल से इंटरेक्ट भी करवाऊंगा और उसको मारने का मौका नहीं दूंगा उसको। अब वो इंटरेक्शन क्या हो, इतना से इंटरेक्शन हो, थोड़ा सा आप गेस्ट बुलाएं घर में, उनके सामने
मूसा को एक्सप्लॉइट ना करने दें। उन गेस्ट को पहले पता होगा आप ड्रिल कर रही है, क्लोजर वन होते हैं हमारे जिनको हम समझा सकते हैं कि यार मैं ये बच्चे के प्रॉब्लम है उसके वजह से तुम्हें आज चाय पे आना और तुमने बैठना है तो मैंने ये करना है, बच्चे ने ऐसा किया तो मैंने ऐसे करना है, पहले से बता दिया। वो हमें एम्बैरेसिंग स्टेट से बचा लेते हैं। बाहर जाके क्या करता है, भागता दौड़ता है, तो आप बाहर उसको लेके जाएंगे, उसको वो काम नहीं करने देंगे। रेपिटेटिवनेस को समझेंगे, जो काम उसको हमने वन वे और अदर करा लिया पॉजिटिव साइड पे सही, अब वो उसको करने की टेंडेंसी उसके अंदर होगी। अब वो गेस्ट के सामने अगर मैंने 5 दफा 10 दफा जितना भी मतलब उतनी ड्रिल्स करा दी मैंने और उसको वो काम नहीं करने दिया, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जब गेस्ट आएंगे तो वो काम नहीं करेगा। इस स्टेट में जो आप एक बिहेवियर एक होता है अटेंशन सीकिंग, आम रूटीन में आप मूसा ये ले लो, मूसा ये कर लो, मूसा इधर आ जाओ करती है घर में सारी में। उसमें जब गेस्ट आए आपने मूसा को अटेंशन देनी छोड़ दी, मूसा रेपिटेटिव होने की वजह से उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। उसके पास क्या होगा, उस अटेंशन लेने का जरिया बिहेवियर। जैसे मूसा ने टेबल को ऐसे उल्टा किया तो आपने फौरन मूसा कहा, जबकि आप पहले जब गेस्ट को तवज्जो दे रही थी। अब इसको क्या करें, या बाहर जाके बिहेवियर का प्रॉब्लम खुदा का जिस तरह से बताया उन्होंने, हम उसको पहले से प्रिपेयर करते हैं मेंटली। हम ये सब समझते हैं, मैंने कहा इवन नॉन वर्बल बच्चे को भी मैं मेंटली प्रिपेयर करता हूं। अब हम उधर जाएंगे ये करेंगे, मुझे पता है कि इसको जो मैं कह रहा हूं इसको अगर उसकी तवज्जो मेरी तरफ उसको मैंने एस्टेब्लिश कर दी है, जो मैं उसको कह रहा हूं वो जरूर समझता है कि मैं क्या कह रहा हूं। अब जब मैं उसको मेंटली प्रिपेयर करता हूं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसका रिएक्शन रिड्यूस्ड होगा या अनलाइकली है कि वो रिएक्ट करे। दूसरा काम मैं क्या करता हूं कि उसको ड्रिल्स जो हमने बात की वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं, पॉजिटिव साइड पे ड्रिल्स करवाते हैं। एक बच्चा बाहर जाके भागता है बिल्कुल मार्केट में, या बाहर जाके मारता है, जिसने अब्दुल्ला के हवाले से उन्होंने कहा, खींचता है उसको दूसरे को, उसको नहीं पता वहां पे हॉट टॉक्स भी आपके हो सकती है, कोई मिसहैप हो सकता है फलाना खास्ता। अब उसको क्या करना होगा, अब उसको बाहर लेके जाए, डोंट टेक हिम फॉर लॉन्ग टाइम। आप ड्रिल करने के लिए जा रहे हैं, आप मार्केट के काम करने नहीं जा रहे हैं। अब आप अब्दुल्ला को लेके साथ बाय डिजाइन जा रहे हैं कि मैं उसकी ड्रिल कर रहा हूं, मैं उसको 20 मिनट्स में बाजार में घुमाऊंगा, ये चीज लो ये लो और जल्दी वापस आ जाऊंगा। उस 20 मिनट्स के अंदर डोंट ट्राई टू रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी ऑफ पुलिंग समवन, टचिंग समवन, हिटिंग समवन, जो ऑड बिहेवियर वो करता है बिल्कुल। इवन इफ इज रनिंग आउटसाइड, तो वो 20 मिनट्स में आपको करना रोकना आसान होगा बनिस्बत 1.5 घंटे के। तो डोंट गो फॉर लॉन्ग टाइम, टेक हिम टू द मार्केट, जहां पे भी जिस भी एनवायरनमेंट में यानी कि काम हो रहा है उधर वो ड्रिल करें, उसको वो काम ना करने दे जो वो ऑड करता है। रेपिटेटिवनेस काम करेगी, यहाँ पे भी वो आइंदा उधर जाएगा तो उस तरह से करेगा। सर वो चीजें लेने के लिए फिर क्या करें, मतलब जो दूसरे बच्चों से चीजें वो खींचता है, आइसक्रीम वगैरह जो भी चिप्स वगैरह दूसरे बच्चों के, वो तो देखिए उस पे कंप्लायंस काम करती है। मेरे साथ उसकी वीडियोस ये 2-3 इकट्ठी जो मैंने बनाई ना, उसमें वो उसको एकदम से बहुत जोश चढ़ता था कि जी मैं ये भाग लूं कर लूं, लेकिन जब वो मुझे देखता फिर वो रुक जाता था। इफ यू नोटिस ही मेरा मतलब ये ही कैन कंट्रोल कंप्लायंस इसको मैं समझ नहीं। सर जो उनको बच्चे को दे देते हैं कि चलो खैर कोई बात नहीं, बच्चा है, सर उनको क्या कहें हम, क्या इसके साथ बिहेवियर करें, आप बताएं क्या करेंगे, देना के लिए है नहीं, क्योंकि आपको पता है सफर किसने करना है। फिर उनको कोई आओ डाल कर चलो घंटे 2 संभालना भी जरूर है। Once you know that you have to face it ना, तो अब आप नहीं करने देंगे ना उनको। वो क्या करेंगे, कितनी बदतमीज औरत है, मेरी जेठानी ऐसी है, मेरी नो ऐसी है, this what they're feeling, but eventually long run में किसका फायदा है, बच्चे का। तो you are the closest one to that, तो please don't give. Once you know, अगर आप मान नहीं रही है कि उससे हाइपरएक्टिविटी होती है, फिर तो और बात है। But once you are convinced, then don't give. Let him cry, let him think anything, let the others think anything, let others say anything. वो एक दफा में आप सॉरी एक दफा होगा नहीं होगा, 2 दफा नहीं होगा, 4 दफा जब आप उसको नहीं देंगे किसी के कहने पे, या उसको जो उसको दे तो वो खुद उसको समझ आ जाएगी ना, वो समझदार है माशाल्लाह। ये ड्रिल भी करवा सकते हैं। ड्रिल के दौरान स्केप बिहेवियर को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, जो ड्रिल्स हम करवाते हैं ना उसका स्केप बिहेवियर होता है कि अच्छा ठीक है मैं ना वॉक करता हूँ, चीज को करता हूँ, मुझे आप उठा ले,
मैं कुछ भी नहीं करता, इसको ड्रेस करने के क्या तरीके हैं? वो फिजिकल प्रॉम्प्टिंग सर, उठाना नहीं है, नहीं, नहीं, वॉक करवानी है, Walk- करवानी है। हाँ जी करवाइए। This will help in compliance development as well. As well. आइडल सीटिंग पे कमेंट कर दे सर सर प्लीज। मैं करता हूँ। सर आप कहते सर हैं कनेक्टिविटी के बारे में कुछ बता रहे कुछ हाँ जी मैंने नोट किया, मैं हाई कनेक्टिविटी का जो आपका सवाल था ना सर, दूसरा पार्ट उसका सर, ASD के बड़े स्पेसिफिक से फीचर्स होते हैं, वो हम सब बच्चों में देखते हैं, हमें नजर आते हैं, उन सबको इकट्ठा एड्रेस कर रहा हूं। जो मैंने ये मिसाल दी थी कि 30 मिनट्स ये फोकस टाइम हम देंगे उसको, इस 30 मिनट्स में मैं 4 चीजें उसकी इंपॉर्टेंट होती हैं ऑटिज्म के हवाले से, व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द टाइम एंड एक्सपीरियंस। अटेंशन, प्रोसेसिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन, कॉग्निटिव स्किल्स, thirdly repetitive behaviors and hyperactivity। इन 4 पे काम करने के अगेंस्ट 5वीं चीज जो आती है वो बिहेवियर होता है। इन 5 चीजों को इस 30 मिनट्स में मैं 100% इंश्योर करूंगा। मैं अटेंशन भी लूंगा, मैं प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन पे कराऊंगा, मैं रेपिटेटिवनेस के अगेंस्ट भी रैंडम भी करूंगा, मैं हाइपर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करूंगा, सारों को इकट्ठा करूंगा, तब उसके प्रोसेसिंग लर्निंग जो है वो आगे सामने आएगी। और बिहेवियर जो वो शो करेगा वो बिहेवियर एस्केप बिहेवियर भी हो सकता है, वो बिहेवियर चीजें फेंक डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, चीजें फेंक देने वाला कि मैं चीजें फेंक दूंगा, चीजें उठाने में लग जाएंगे, मेरी जान छूट गई। तो मैं वो बिहेवियर को मैनेज करूंगा लेकिन अपने गोल को नहीं छोड़ूंगा, सारों को इकट्ठा टारगेट करूंगा। सर आप कहते हैं एक्सरसाइज के लिए पहले से इसको रेडी करो, जैसे मैंने आपको बोला था कुछ स्पेसिफिक शूज है, कहता है ये भी पहन के जाऊंगा, अच्छे छोटे कुछ दूसरा वो पहन के जाएगा। आपने बोला था सोने से पहले उसको माइंड रेडी करो, क्या सुबह ये पहनना है। ये तो मैं छोटी बेटी के साथ भी करती हूँ, जब अपने बच्चों को ट्रेनिंग हर चीज होनी चाहिए, कभी कुछ करना तो पहले से रेडी करती हूँ। दूसरा बात तो वहाँ पे भी कोऑपरेट नहीं करता, वहाँ पे भी वो होगी सारी मेरी बात सुनेगा, नहीं वो तो पहनना नहीं, तो रात को भी कर देते थे, कहीं बाहर जाना होगा पहले से उसके इसका माइंड बनाऊंगी कि हम ये करेंगे, उसका वो अपनी मर्जी की माइंड बना होता है, तब मैं क्या मैं आपका 2 दफा आपको सर मैं उन सब की मदद हूँ, मेरा के हवाले से सबसे पहले तो ये पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि सर ग्रेजुअली इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो रही है और इमिटेट भी वो कर रहा है वर्ड्स को। लेकिन सर जो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है उसमें लर्निंग के लिए वो ये है कि सर उसकी बहुत ज़्यादा स्टिमिंग है, विजुअल भी है और वर्बल भी है। सर तो इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल करें? अगर उसको हम पास लेके जाते हैं वहाँ पे ये चीज़ कम हो जाती है और फिजिकल एक्टिविटी से उसकी नींद भी इम्प्रूव हुई है, लेकिन जैसे ही वो घर में इंटर होते हैं सर उसकी फिर यही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है भाई, स्विमिंग में मैं आपका उसमें डिस्कस किया है। अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है तो रिवेंज लेने वाला पार्ट जो था वो खत्म होता है, इरिटेट करने वाला पार्ट कम होता है। ये जो मैंने टाइम फ्रेम आपको कहा ना कि 1.5 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, इस पीरियड के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग भी तो बेहतर कर रहे होते हैं, खाली बिहेवियर्स को नहीं कर रहे होते बल्कि उसकी कॉग्निटिव स्किल्स अंडरस्टैंडिंग जो है उसको भी हम बेहतर कर रहे होते हैं ताकि वो लर्निंग एबिलिटी उसकी बढ़े। तो उसमें ग्रेजुअली क्या होता है कि वो चीजें बेहतर होना शुरू होती हैं, बिहेवियर गाइड डाउन होना शुरू होते हैं, ASD फीचर्स उसके वीक होते हैं, इवेंचुअली उसका पैटर्न ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ चल जाता है। अब वो जो रिवेंज लेने वाला पार्ट है वो खत्म होता है, कुछ के साथ हमें ड्रिल करनी पड़ती है। आई कैन रिकॉल हुज़ैफा को किसी ने कुछ कहा तो हुज़ैफा ने जब तक उसको जाके मारना नहीं इसने नहीं छोड़ना। अब ये क्या है, इट्स अ रेपिटेटिव पैटर्न। इनफैक्ट मैं उसको हुज़ैफा को इसमें ड्रिल मैंने क्या की कि मैंने उसको इधर से छोटे बच्चों का भांजे वगैरह कुछ को मैंने कहा इसको लगानी है, हल्की सी लगानी, क्या मतलब टच करना। हुज़ैफा ने उसके बाद रोना धोना शुरू, मैंने उसको जाने नहीं दिया उसके पास, उसको नहीं करे। उस दिन अगले उसका इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने बल्कि शुरू के कुछ पार्ट में उसने नहीं मौका मिला, अगले दिन भी उसने वो काम बदला दिया स्टार्ट में। तो ये इतने स्ट्रेंथन होते हैं इनके। अब उसमें फिर उसमें एक्सेप्टेंस नहीं थी, अगर वो कोई चीज मैं और वो खेल रहे हैं, वो हार गया तो उधर तो मसला दूसरा शुरू हो गया, मैं क्यों जीत गया, मैं ये क्यों जीत गया और मैं क्यों हार गया। इस पे उसने एक्सेप्टेंस नहीं की। फिर उसको जान के मैंने हराना शुरू किया खेल में, समझदार है माशाल्लाह, था बड़ा स्टार्ट उसका, आप लोगों को याद होगा वीडियोस के ऊपर। उसको एक्सपीरियंस देना शुरू किया कि टॉलरेट करवाना शुरू किया कि भाई हार को भी एक्सेप्ट करो, मानो हार भी होती है। उसको हराया जान जान के,
उसको टॉलरेट करवाया, दूसरे को नहीं मारना, रिवाइज लेने वाला, इरिटेट करने वाला, अब उधर से अंडरस्टैंडिंग भी उसकी बेहतर हो रही है। तो ये चीजें अब उसकी इस एनवायरनमेंट में बहुत बेहतर है। घर में भी तो बेहतर है, इसलिए मुझे मैं कह रहा हूँ बेहतर स्पेसिफिकली मुझे मदर से नहीं, इसका फीडबैक मैंने लिया, लेकिन पहले उसकी मदर के इतने प्रॉब्लम्स मुझे हर हफ्ते में आते थे, वॉइस मैसेज, वीडियोस, ये कर दिया वो कर दिया, अब वो आने कम हो गए, या तो उन्होंने कहा कि कोई फायदा नहीं है, तो या कि बेहतर हो गया, बट आई कैन सी वो बेहतरी की तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कंप्लायंस वाला तो उसका अब्दुल्ला सलमान का जितना बेहतर होगा वो आपकी बात मानेगा, फिर आगे से रिएक्ट नहीं करेगा, और उसमें अंडरस्टैंडिंग, देखिए हर बच्चे का लेवल बड़ा डिफरेंट होता है। अब्दुल्ला सलमान के फादर का मुझे मैसेज आया कि ये ऐसे बहुत पॉजिटिव नहीं था, यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे, मैंने उनको फिर वॉइस मैसेज किया था, डिटेल में समझाई थी। अब्दुल्ला सलमान की चीजें एज के साथ स्वेरिटी के लिहाज से ज्यादा थी, ये आपको भी पता है। अब उसको मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो जितना इस बच्चे ने रिस्पॉन्स जितने टाइम में दिया वो उतने में दे। कुछ बच्चे, दूसरी चीज उसमें आ जाती है टीम वर्क, जो मैंने शुरू में बात की थी कि जॉइंट एफर्ट है आपकी हमारी, आप कितना करते हैं उसमें बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। अजान को देखता हूं तो अजान भी चैलेंजिंग बिहेवियर्स के साथ था और चैलेंजिंग लेवल पे था, जिसपे स्टिमिंग इसकी और अटेंशन इसकी, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल नहीं देता था, खाना बिल्कुल नहीं खाता था, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अब खाता है, अब तवज्जो देता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसने इतनी एफर्ट और टाइम दिया है, इन्होंने भी बड़ी हिम्मत की है, काम किया है उसके साथ, मैंने भी किया है। मेरा मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं करती हैं, आप भी करती हैं, डायरेक्शन मेथड मैटर्स, तो ये उसका लेवल स्वेरिटी में चीजों का ज्यादा सॉरी, इसलिए उसका रिजल्ट भी इन चीजों का आएगा, लेकिन आप जारी रखें, करती रहे समझ के साथ, दिस विल हेल्प इट इंशाल्लाह। आइडल सिटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आइडल सिटिंग क्या है? बैठा हुआ कहीं इंतजार भी करना पड़ता है, बैठना भी पड़ता है ना, नहीं बच्चों के साथ तो खासतौर पे बैठे, टिकट लेना है, ये करना है, डॉक्टर के पास जाना है, लाइन में वेट करने, वेट योर टर्न, क्यू में खड़े होने, इनमें वो आदत नहीं होती। क्यों नहीं होती? टॉलरेंस नहीं है, वेटिंग टॉलरेंस नहीं है, हाइपर एक्टिविटी है। अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव। सोशल एंजाइटी भी होती है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है। तो ये वो रीजंस हैं जो उसको आपकी नजर में जो उसको बैठने नहीं देती, इंतजार नहीं करने देती। मेरे नजदीक और है, मेरे नजदीक रेपिटेटिवनेस, हाइपर एक्टिविटी के साथ रेपिटेटिवनेस अटैच्ड है। किस तरह? इस रूम में एक बच्चा आगे भागता है, अब मैंने सोर्स को कट ऑफ कर दिया, उसको जंग नहीं दे रहा, मैं उसको बिठा के जब खिलाता हूं तो वो बैठ के खेलता भी है। इधर में जो वो काम करता है उसको मैंने नहीं रोका, तो ये रेपिटेटिव पैटर्न जो उसने यहाँ पे अडॉप्ट किया हुआ है वो उसकी हाइपर एक्टिविटी को मेंटेन रखता है, एग्रेवेट करता है, बढ़ाता है। अब मुझे जरूरी हो जाता है कि मैं उसको यहाँ पे भी हाइपर एक्टिविटी ना करने दूंगा। जब वो इस तरह से हाइपर एक्टिविटी में रिड्यूस हो जाएगा, सब उसका हर जगह पे जब हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, अब उसके अंदर जो अंदर से जोश, उसका जो अर्ज होती थी उस काम को, हाइपर एक्टिविटी को करने की, वो रिड्यूस हो जाएगी। वन थिंग दिस विल हेल्प। एट द सेम टाइम सिटिंग टॉलरेंस, जब मैं उसको आइडल कराऊंगा उस वक्त में वो हेल्प करेगी। अगर यहाँ पे उसको हाइपर एक्टिविटी आम रूटीन में कर रहे हैं, मैं उसको आइडल सिटिंग नहीं करा सकता। कंप्लायंस अच्छी हो तो फिर भी हो जाता है, कंप्लायंस ना हो तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होता। आइडल सिटिंग ये होती है कि उसकी ड्रिल्स में करवाता हूं जिसमें बच्चा बैठे, लॉस्ट ना हो, इमेजिनेशन में ना जाए, रेपिटेटिव एक्शन ना कर रहा हो। रेपिटेटिव एक्शन में स्टिमिंग भी आ जाती है। अगर वो बैठा तो है लेकिन वो इधर ऐसे करके खोया हुआ है अपनी दुनिया में, तो वो आइडल सिटिंग गलत है। उस आइडल सिटिंग का फायदा तब है अगर वो जितनी देर में मैं कराऊं उतनी देर वो अटेंटिव रहे, ऑड बिहेवियर, रेपिटेटिव बिहेवियर ना कर रहा हो,
देन इट इज फ्रूटफुल। वो आइडल सिटिंग आप की एनवायरनमेंट में आपने अगर उसके साथ पहले उसको आदी नहीं किया, ये होती कैसे है, ये प्रॉब्लम क्यों होता है? जब ये स्क्रीन का इफेक्ट है, मैं बताता हूँ कि जब वो स्क्रीन देखता है बच्चा, स्क्रीन के अंदर क्या होता है कि हर चीज मूव कर रही होती है, स्टैटिक नहीं नजर आती उसको। इमिटेट करना नेचुरल है, कॉपी करना। वो जब स्क्रीन को प्रोलॉन्ग एक्सपोजर देखता है तो वो कहता है मैंने भी यही काम करना है, मैंने भी हरकत करनी है। अब वो खुद हरकत करता रहता है, अपने लिम्स को मूव करता रहता है, फिंगर्स को मूव करता रहता है, वो हर वक्त हरकत चाहता है, बिकॉज ही इज कॉपिंग इमिटेटिंग समथिंग व्हिच ही हैज सीन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। अब वो रिपीटेडली कर करके इतने अरसे तक उसका वो बन गया, हैबिट बन गई। उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो अब उसके लिए सिटिंग टॉलरेंस मुश्किल हो गई, कहीं पे भी वेटिंग मुश्किल हो गई। अब हमें ये ड्रिल्स करानी पड़ती है, हम उसको बिठाते भी हैं आइडल। अब वो उसमें स्टार्ट में कुछ बच्चों का मुझे याद है, मुझे फिजिकली पकड़ के बैठना पड़ता था इनिशियल डेज में, किसी को डांट के मुझे बिठाना पड़ता था, नहीं उठना, बैठ, वी हैव टू प्रिटेंड। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, नेचुरली है, बट समटाइम्स आई गेट लाउडर एज वेल, आई प्रिटेंड कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि उसको वैसे वो काम कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जयान के साथ मैंने ये किया, अब वो बराबर बैठते हैं मेरे पास, डे वन आपको याद होगा किस तरह वो था वहां। तो ये हमें प्रिटेंड करना पड़ता है बाजू का। अब मुझे नहीं करना, फेडिंग भी इंपॉर्टेंट है कि आज अगर मैं लाउड हुआ या उसको मैंने इस तरह से बिठाया तो इट हैज टू बी रिड्यूस्ड एज वेल, ताकि नॉर्मल वाले में आएगा को बैठो तो बैठ जाए। दिस इज द अचीवमेंट। सर हसन तो इसके ऑपोजिट है, वो तो उठता ही नहीं है, तो कहते हैं हसन को ये काम कर दो, उठता नहीं। उसको उठाया ऑपोजिट जो सर वो इतना मतलब रिलैक्स होता है ना कि बिल्कुल ही लेजी है। सर स्पैन कितना होगा? आइडल सिटिंग, मैं हसन का नोट आइडल सिटिंग मिनिमम से बढ़नी चाहिए। मैंने 1 मिनट दीजिएगा, इसी रिलेटेड है बोले। हसन मैं अच्छा आइडल सिटिंग, तो उसको आइडल सिटिंग को आज मैं इतनी सी देर के लिए टारगेट करूंगा, इतनी देर बैठ जाए, उसको ग्रेजुअली बढ़ाऊंगा इस तरह से। उसको जब वो टॉलरेट करने लग जाए एक चीज को, यानी कि मेरे कहने में बैठ गया थोड़ी देर, अब उसको मुझे बहुत नहीं फोकस करना, क्योंकि वो चेंज हो गया उसका पैटर्न, उसने समझ लिया, उसने सीख लिया। तो ड्यूरेशन मैटर करता है कि आप उसको मिनिमम से स्टार्ट लें, ग्रेजुअली उसको बढ़ाएं। फ्रीक्वेंसी उसकी डिपेंड करती है कि वो अगर एक्सेप्टेंस की तरफ आता जा रहा है तो वो दिन में इतनी दफा ना कराएं, उसको कम दफा कराएं, थोड़े थोड़े स्पैन्स में ज्यादा कराएं। इससे आहिस्ता आहिस्ता उसका वो आइडल सिटिंग का पैटर्न जो बन जाता है। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई है कि उसमें विजुअल एंड वर्बल स्टिमिंग एंड हाइपर एक्टिविटी वाले एक्ट ना हो रहे हो। अगर ये हो रहे तो वो आइडल सिटिंग नेगेटिव साइड पे चल जाएगी उसको लेके। वो सारी चीजें मैंने कहा ना कि हमें फोकस करनी पड़ती है, रैपिडेटिव काम भी ना हो रहा हो, इनअटेंशन वाला भी ना हो रहा हो, हाइपर एक्टिविटी वाला भी ना हो रहा हो, प्रोसेसिंग भी हो रही हो, लॉस्ट वाला फेज ना हो। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमें उसमें आइडल सिटिंग के अंदर देखनी होती है। तो उस पे रैंडमाइजेशन कैसे ला सकते हैं आइडल सिटिंग में? तो वो चीज रैंडम कैसे हो सकती है? आप पूरे आप कैसा सोचती हैं रैंडम करने को आइडल सिटिंग को? ये मतलब है कि एवरी डे सेम टाइम हम टाइम डिफरेंट कर लें, टाइम, पोजीशन, प्लेस, आज कुर्सी पे बिठाया, कल नीचे बिठाया, चौकड़ी मारो, आज बेड पे बैठो थोड़ी देर, रैंडम यानी कि उसको स्टार्ट कर सकते हैं डिफरेंट। रैंडम तो हो जाएगा, लेकिन अगर आइडियल सिटिंग है तो आप उसे अटेंशन कैसे उसमें लेंगे? अगर हम कुछ कराएंगे तो लॉस्ट नहीं हो जाए, बैठना तो रहेगा चेयर पे। उसमें देखिए उसमें क्या करना होता है, हमें कुछ इंटरेक्ट करना होता है वर्बली। हाँ जी क्या कर रहे हो मेरा बेबी, मैं छोड़ दिया। जैसे मैंने देखा कि ये तो फिर खलाओं में जा घूर रहा है, होने लगा अजलान, मैं ज़ियान को नहीं बुला रहा, अजलान को मैं इतना लाउडर बुला रहा हूँ कि वो उस फेज से बाहर आए, वन वे और द अदर। मेरा एम क्या है, उसको उस फेज से इमेजिनेशन से निकालना, तो मैं वन वे और द अदर उसको। अब मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, मसरूफ हूँ, मैं मसरूफ नहीं हूँ, मेरा फोकस उधर मेरी इसमें व्यू में हुआ है कि वो क्या कर रहे हैं।
इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता है। इसी तरह से हमें इंडिपेंडेंट प्ले भी इनका बनाना पड़ता है ताकि आदि हो खेलने के, अकेले बैठे सही खेल रहे हो, वो भी हम प्रिटेंड करते हैं कि मैं बड़ा मसरूफ हूँ तो तुम खेल रहे हो। जहाँ पे वो ब्रेक हुआ नेक्स्ट ब्लॉक भाई क्यों दे दिया कुछ उसको ताकि वो अटेंटिव हो जाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको टिप के तौर पे दूंगा, इन योर एनवायरमेंट थ्रू द डे एंड इन ऑल एनवायरमेंट्स फॉर्मूला